नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये हम भारतीय संविधान में आगे पढ़ रहे हैं और उसी में आज हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये जो संविधान बना था उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, किस तरीके से संविधान कोई एक दिन की सोच या कार्य नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। उन कारणों को लेकर और किस तरीके से भारतीय आज़ादी में इन चीज़ों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, उसके बाद जितने भी कानून बनते गए धीमे धीमे धीमे, वो सब एक संविधान की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो अगर 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वो क्यों आया था, उसके पीछे एक कारण था। जो 1857 में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के कारण क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि अगर हमने कोई सुधार नहीं किया, भारतीयों को भले ही दिखाने के लिए या अपनी सेना में या फिर भारतीय समाज में कुछ ना कुछ हमें बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी जाके हम यहाँ पर टिक पाएंगे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो कार्य थे, उनको यहाँ पर क्या होता है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार जो होती है वो डायरेक्ट अपना शासन करना यहाँ से शुरू करती है। और धीमे धीमे बहुत सारे अधिनियम लाए जाते हैं जिनके थ्रू जिनका अंतः परिणाम होता है कि भारत का विभाजन होता है और जितने भी हैं वो सारे एक संविधान बनके हमारा तैयार होता है। तो 1858 को जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें इस नियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि विद्रोह में कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई थी। मैंने इसका डिस्कशन पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है उसमें। जब कोई विद्रोह होता है, विद्रोह के पीछे जो घटनाएं थी, चर्बी भरे कारतूस कह लीजिए, या जो ब्रिटिश सरकार की जो और भी नीतियां थी, जमींदारी को लेकर नीतियां थी, उनके साथ पक्षपात को लेकर नीतियां थी, शोषण की नीतियां थी, वो सभी जिम्मेदार थी उसके पीछे। और जब इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है तो एक मंगल पांडे नाम का एक सैनिक होता है, वो उस समय पर विद्रोह करते हैं। जो तत्कालीन कारण बताया जाता था उसमें कहा जाता है कि चर्बी भरे कारतूसों का उपयोग करने के लिए कहा गया था एनफील्ड राइफल में, उन सबका ये विरोध करते हैं और 1857 की एक भयंकर क्रांति होती है। लेकिन उस क्रांति का कुछ परिणाम इसलिए बहुत अच्छा नहीं निकल पाता क्योंकि वो एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत एक प्रॉपर रणनीति नहीं थी उसमें। तो खैर ये अलग का सब्जेक्ट है, वो जो डिस्कस किया हुआ है मैंने वहाँ पे, आप उसे देख सकते हैं। तो 1857 का ये विद्रोह होता है। विद्रोह के बाद ऐसा लगता है ब्रिटिश सरकार को कि हमें कुछ ना कुछ कानूनों में सुधार करना चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें हम सामने लेकर आएँ जिससे भारतीय जनता इतना ज़्यादा आक्रोश में ना आए। क्योंकि जब ये विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि ऐसा कोई भी विद्रोह दोबारा ना पनप पाए। तो ये 1858 का शासन अधिनियम लाया गया। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसके जो एक्ट थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। और कैसे समाप्त किया? और गवर्नर और क्षेत्र राजस्व संबंधी शक्तियां जितनी भी थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अब जितनी भी चीज़ें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ना होकर अब सारी की सारी ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई थी, इनडायरेक्टली वे में। अब भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। किसके हाथों में? महारानी विक्टोरिया के हाथों में। एक चीज़ और थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर कर यहाँ से पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जो गवर्नर जनरल का नाम था वो बदलकर अब क्या कर दिया गया था? अब उसे भारत का वायसराय कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये 1858 के अधिनियम के तहत हुआ था। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं 1858 के जो अधिनियम, जितने भी आप अधिनियम पढ़ेंगे आगे, उन सभी में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स जरूर आते हैं एग्जाम में जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नहीं तो चाहे अगर आपको लग रहा हो तो आप घटना चक्र उठा के देखिए, उसमें इन अधिनियमों के बारे में जो भारतीय संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जो जो भी एक्ट थे उन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं और बहुत बार बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं छोटे छोटे से क्वेश्चन। वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और आप जब जितनी बार उनको रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो 1858 के जो अधिनियम की विशेषताएं थी हम उनको देख रहे हैं। तो इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया था भारत का वायसराय। और यह अब भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था।
किसका? जो था ब्रिटिश सरकार थी उसका ब्रिटिश ताज का यह एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। कौन? भारत का वायसराय। पहले भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो चीज़ें पहली बार होती हैं इन चीज़ों से क्वेश्चन अक्सर कर उठ जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया था। किस कोड को? नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को। इसको अगर कहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कोड दोनों को समाप्त कर दिया था। और अब क्या था? द्वैध शासन का अंत हो गया था। जब भी किसी एक चीज पर, ये क्या थे? ये दोनों कंपनी पर शासन कर रहे थे। जब भी किसी एक चीज पर दो लोग शासन करेंगे उसको हम किसके नाम से जानते हैं? द्वैध शासन के नाम से। तो इस समय पर क्या हुआ? द्वैध शासन का अंत हो गया था और भारत में एक नए पद का सृजन किया गया था जिसे हम जानते हैं भारत सचिव के नाम से। ये जो पद था भारत के राज्य सचिव का एक नया पद इसमें सृजन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1898 को 1858 को इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया। मतलब 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी वो कई बार पूछा जा सकता है किसके द्वारा पढ़ी गई थी। तो ये पढ़ी गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कई बार विक्टोरिया की केवल घोषणा की डेट पूछ लेते हैं। तो यहाँ ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये इलाहाबाद में पढ़ी गई थी और 1 नवंबर 1858 को। इस उद्घोषणा में कहा गया था कि सभी भारतीय राजाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगेगी। अगर आपको पता हो तो 1857 के बाद जो अधिग्रहण करने वाला काम हुआ था, डलहौजी की नीतियाँ आई थी, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ आई जिनसे ये कहा गया कि भारतीय जो राज्य थे उनको डायरेक्ट अंग्रेज अपने शासन में मिला लेते थे। तो वो जो काम थे उन चीज़ों के लिए कहा गया कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जितने भी ऐसे फैक्टर हुए कि भारतीय राज्यों को मिलाने वाले, उन्होंने कहा कि अब हम इनके जो राजा हैं उनका सम्मान करेंगे और हम अपने विस्तारवादी नीतियों पर रोक लगाएंगे। और इस तरीके की इसमें बात की गई। इन्होंने कहा कि हम अब विस्तारवादी नीतियों पर रोक लगा लेंगे। अब क्या हुआ? इसमें लोगों के प्राचीन अधिकारों और क्या करेंगे कि जो यहाँ की संस्कृति है, जो लोगों के प्राचीन अधिकार हैं, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो धार्मिक से मतलब धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अक्सर कर किसी भी देश की जनता तभी भड़कती है जब आप उसके जो वहाँ की समाज में जो व्याप्त चीज़ें हैं आप उन पर प्रहार करेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि अधिकार और परंपराओं आदि के सम्मान की हम रक्षा करेंगे, न्याय, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करेंगे। अब हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे भारतीय जनता के साथ कोई भी काम गलत हो। ये ऐसा 1858 के एक्ट में कहा गया था। अब हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम में भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी नियम बने मैंने बताया सबका एक ही मकसद था, थोड़े थोड़े कुछ करके सुधार करना। इसका निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के लिए किया गया था। क्या कि अब जो है भारत में अगर जो ब्रिटिश सरकार शासन चला रही है, अब उसमें हम देखेंगे कि प्रशासन, भारतीयों का भी प्रशासन उसमें शामिल हो। मतलब हम अपने प्रशासन में किसको? भारतीयों को भी शामिल करेंगे। इस उद्देश्य से ये किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार की शक्तियां और कार्यकारी व विधायी उद्देश्यों हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया था। जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसकी परिषद जो थी उसमें संरचना में कुछ बदलाव किया। और ऐसा पहली बार हुआ जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को पृथक पृथक विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली शुरू की गई। कहा जाता है कि इस समय पर सारी प्रणाली, जैसे आज के समय पर अगर आप देखेंगे कि हर विभाग एक अलग अलग होता है। जैसे जितने भी मंत्री हैं सभी के पास अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे वित्त विभाग हो गया, रेल मंत्रालय विभाग हो गया, समाज कल्याण विभाग हो गया, पर्यावरण हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया। जिस तरीके से सारे विभाग अलग अलग हैं, तो इस तरीके से ये पहली बार किया गया था कि गवर्नर जनरल जो था उसकी परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे गए थे। और ये काम किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही ये मंत्री, कहते हैं मंत्री परिषद की अवधारणा ही यहीं से आई थी। तो मंत्री परिषद द्वारा जो काम किया था वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पहली बार किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार ही बम्बई,
बम्बई व मद्रास की परिषदों को अपने लिए कानून व उसमें संशोधन करने की शक्ति को पुनः दिया गया था। किसे किसे? बम्बई को और मद्रास को अपने अपने कानून में ये पुनः मतलब अपने अपने जो इनके कानून हैं उसमें ये किसी तरीके से संशोधन कर सकते हैं। अन्य प्रांतों में अर्थात बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 1886 में और बर्मा और पंजाब में 1897 में इन परिषदों की स्थापना की गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से नियम जितने भी बनते गए, कुछ कुछ इनमें बदलाव किए गए। भारतीयों की कभी साझेदारी हो गई, कभी इनमें थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे जो जो बदलाव होते गए कि भारतीयों को किसी तरीके से संतुष्ट किया जाए, उनको हम अपने साथ साथ लेकर चलें। बम्बई, मद्रास और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली के तहत लाया गया और विधान परिषदों की इसमें स्थापना की गई। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विधान परिषदों की स्थापना उस समय पर किस किस में की गई थी, तो बम्बई, मद्रास और बंगाल में एक सामान्य प्रणाली के तहत इन्हें लाया गया और इनमें विधान परिषदों की स्थापना की गई। वायसराय की परिषद में विधिवेत्ता के रूप में एक 5वें सदस्य को शामिल किया गया। पहले कितने होते थे? 4। अब इसमें एक और नया सदस्य जोड़ दिया गया जो कानून का बहुत अच्छा जानकार होगा, जो कानून निर्माण के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, उस एक सदस्य को जोड़ा गया। तथा परिषद का विस्तार एक कानून निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। अब इसमें यह कहा गया कि अगर 6 ही, कम से कम अगर 6 हैं तो इसमें क्या होंगे? गैर सरकारी आधे और आधे सरकारी तंत्र में होंगे। तो अगर 6 हैं तो फिर 3-3 हो जाएंगे, और अगर वही ये 4 हैं तो अगर ये 8 हैं तो ये 4-4 हो जाएंगे। मतलब ये कहा गया कि गैर सरकारी सदस्य जो होंगे वो सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों में संतुलन बनाया जाएगा और ये बराबर बराबर संख्या में होंगे। तो कुल मिलाकर संख्या कितनी कर दी गई? अब ये संख्या हो गई 17 संख्या हो गई कुल मिला के। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1861 के अधिनियम में जो परिषद थी उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 17। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। जो ये विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? शक्तियों का जो विभाजन है वो बहुत मतलब 3 लेवल तक जाए। जैसे इस समय पर अगर आप विकेंद्रीकरण की भावना को देखेंगे तो पंचायतों से लेके ऊपर तक, केंद्र तक है, तो विकेंद्रीकरण सत्ता का जो बंटवारा है वो तीनों जगह बराबर बराबर में है। तो इस तरीके से ये किया गया था कि इन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। और इसमें जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी ये बिल्कुल विरोध थी। उसमें क्या था? उसमें ज़्यादा शासन, आपको ज़्यादा चीज़ें किसमें दी गई थी? प्रांतों में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के बिल्कुल ही विरोध में थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी, मैंने बताया अभी 1859 में किसके द्वारा की गई थी? कैनिंग के द्वारा, जिसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे गए थे। इसी विभागीय पद्धति के अनुसार 1862 में 3 भारतीय सदस्यों को अपनी परिषद में शामिल किया गया था, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव शामिल थे। ये भी एग्जाम में अगर बहुत डीप पूछेगा तो कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो अधिनियम है, ये आपको एक बार जरूर बुक से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अब हम देखेंगे 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम की भी कुछ विशेषताएं थी। इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। देखिए, पिछली बार क्या था? केवल भागीदारी हुई थी। इस बार थोड़ा सा क्या बढ़ा कि बजट पर बहस करने के लिए इन्हें मौका मिला, मतलब बहस करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हालांकि चुनाव शब्द या इस तरीके के शब्दों को यूज नहीं किया गया था उस समय पर, लेकिन यह था कि हाँ, जो एक चुनने वाली बात थी उस तरीके से प्रणाली की इसमें शुरुआत की गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अब 16 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 16 कर दी गई थी। इस अधिनियम ने परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों को जनहित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया गया था। तो जनहित मतलब कि अगर किसी को कोई समस्या है तो इन बातों पर ये प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये जितने भी सुधार बने उन सब के पीछे एक ही कारण था कि ब्रिटिश सरकार अपनी जो पकड़ थी भारत पर वो बहुत मजबूती से बनाए रखना चाहती थी और ब्रिटिश भारत
का एक और बड़ा मतलब जो मोटिव था, किसी तरीके से भारतीय संसाधनों को भरपूर लूटते रहना और समय समय पर कुछ कुछ सुधार करके भारतीयों को अपने पक्ष में किए रहना। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई अगला नया वीडियो डालूँ आप उसे देख सकें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।